नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो है हमारी दोस्तों क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक है दोस्तों। ये इसका हम चैप्टर 1 आपके सामने डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है जो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, यानी चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग्स। चलिए दोस्तों, और जो भी यहाँ से आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो ये वीडियो है दोस्तों, HBSC बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और बिहार बोर्ड और अन्य बोर्ड जिनमें भी आपका ये सिलेबस मैच करता है उन सभी के लिए खास इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। क्या है दोस्तों, 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को देश आज़ाद हुआ था। आप सभी को पता है कि 14 और 15 अगस्त की बीच की रात में जो देश था वो आज़ाद हुआ था। और नेहरू जी ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए एक प्रसिद्ध भाषण दिया था। क्या भाषण था कि जो भाग्य वधु से चिर प्रतिशिक्षित भेंट और हिस्ट्री विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। आज़ादी के बाद दो बातों पर सबकी सहमति थी दोस्तों। कौन कौन सी बातें थी? दो, जो शासन है वो लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा ही चलाया जाएगा और जो सरकार है वो सभी के भले के लिए ही काम करेगी। ऐसा नहीं है कि वो एक ही समुदाय के लिए भला के काम करेगी, बल्कि सभी समुदायों के लिए वो भला का काम करेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है दोस्तों, आज़ादी भारत का जन्म जो था वो कठिन परिस्थितियों में हुआ था। जब दोस्तों देश आज़ाद हुआ भारत, तो बहुत कठिनाइयाँ थी उस समय। और हिंदुस्तान सन 1947 में जिन हालातों में आज़ाद हुआ था, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा मुल्क था वैसे आज़ाद हुआ हो। दोस्तों बहुत ही बड़ी कठिनाइयाँ थी उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था। और दुनिया में ही शायद कोई ऐसा मुल्क रहा होगा कि जिसकी तरह परेशानी झेली हो। सन 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी से भरा साल था। और आज़ाद भारत का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ था दोस्तों। ये पॉइंट हमने आपके सामने पहले भी डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका वो है, और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है यहाँ से, राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियाँ क्या क्या हैं। राष्ट्र निर्माण की मुख्य रूप से 3 चुनौतियाँ थी दोस्तों। वैसे तो कई सारी चुनौतियाँ हैं, लेकिन 3 चुनौतियाँ हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। क्या चुनौतियाँ थी? पहली जो चुनौती थी वो थी दोस्तों एकता के सूत्र में बांधना। दोस्तों भारत इतना बड़ा देश है कि इसको एकता के सूत्र में किस प्रकार बांधना है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या थी। और भारत देश में लोकतंत्र स्थापित करना है दोस्तों, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या थी। संपूर्ण समाज का भला करना दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। यह नहीं है कि एक ही समाज का भला करना है, बल्कि सभी वर्गों एवं समाज का भला करना था। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है दोस्तों द्विराष्ट्र सिद्धांत। यह सिद्धांत दोस्तों मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था। द्विराष्ट्र का सिद्धांत था जो ऐप से 1 नंबर में भी इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि दोस्तों द्विराष्ट्र सिद्धांत का नारा किसने दिया, तो ये मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था। और इसके तहत इंडिया 2 कौमों का देश था। इन्होंने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की थी और कांग्रेस ने इसका विरोध किया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है दोस्तों, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फैज़ अहमद फैज़। आपके एग्ज़ाम में कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ये जो थे ये एक लेखक थे, सियालकोट में इनका जन्म हुआ और विभाजन के बाद पाकिस्तान में ही ये रहे थे, चले गए थे। वामपंथी रुझान के कारण उनका पाकिस्तानी शासन तंत्र से हमेशा टकराव बना रहा था और लंबे समय कारावास में गुजरा। नक्शे फरियादी, दस्त-ए-सबा तथा जिन्नामा उनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। 20वीं शताब्दी के दक्षिण एशियाई कवियों में फैज़ बहुत ही ऊंचा स्थान पर था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए 1 नंबर में काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से क्वेश्चन, अमृता प्रीतम से। यह एक पंजाबी भाषा की प्रमुख कवयित्री थी और एक कथाकार, साहित्यकार। उपलब्धियों के लिए एक साहित्य अकादमी, पद्मश्री और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित थी। विभाजन के बाद ये दिल्ली में इनका निवास रहा था दोस्तों, यानी दिल्ली में ही इन्होंने विभाजन के बाद अपना रहना सहना कर लिया था। और जीवन के अंतिम समय तक पंजाबी की साहित्यिक पत्रिका नागमणि का संपादन भी किया था इन्होंने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है दोस्तों, विभाजन की प्रक्रिया किस प्रकार की थी। विभाजन की प्रक्रिया आपके एग्ज़ाम के लिए यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह सकते हैं दोस्तों। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है दोस्तों विभाजन की प्रक्रिया? यह फैसला हुआ था कि
अब तक जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था और उसे भारत और पाकिस्तान नाम के दो देशों के बीच बांट दिया जाएगा। दोस्तों, अब तक जिस भी भाग को जब तक इंडिया के नाम से जाना जा रहा था तो उसे भारत और पाकिस्तान के नाम में बांट दिया गया था। और ये विभाजन दर्दनाक तो था ही, और इस पर फैसला करना और अमल में लाना और भी कठिन था। दोस्तों, ये विभाजन अपने आप में बहुत दर्दनाक था और इस पर यह फैसला करना और अमल में लाना और भी अत्यधिक कठिन था। तय किया गया था कि धार्मिक बहुसंख्यकों का विभाजन का आधार बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? इसके मायने यह थे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग होंगे। दोस्तों, यह फैसला लिया गया था कि जिस इलाके में ज़्यादा मुस्लिम होंगे उसे पाकिस्तान का भूभाग कहेंगे और शेष हिस्से भारत कहलाएंगे। और यह बात थोड़ी आसान जान पड़ती है कि लेकिन असल में इसमें कई किस्म की दिक्कतें होती थी। पहली बात तो यह थी कि ब्रिटिश इंडिया में कोई एक भी इलाका ऐसा नहीं था जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हों। दोस्तों, जो ब्रिटिश इंडिया था, जब भारत आज़ाद हुआ था तो एक भी इलाका ऐसा भारत में नहीं था जहां मुसलमानों की संख्या बहुत अधिक हो सके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? ऐसे दो इलाके थे जहां मुसलमानों की आबादी बहुत अधिक थी। कौन कौन से इलाके थे दोस्तों? भारत में ऐसे दो इलाके थे। एक इलाका था पश्चिम में दोस्तों, जिसको पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता था, और दूसरा इलाका था पूर्व भारत, जिसको पूर्व भारत के नाम से जाना जाता था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए। दोस्तों, अब एक पश्चिम में था और एक पूर्व में था। ऐसा कोई भी तरीका नहीं था कि इनको जोड़कर एक ही जगह पर दिया जाए, और इसे देखते हुए फैसला हुआ कि पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे, यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। अब दोस्तों, यही इसी की बात हो रही है यहाँ पर, पूर्व भारत और पश्चिम भारत की, और तथा इनके बीच में भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार रहेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, देखते हैं। और दूसरी बात यह थी कि मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने की राज़ी हो। और दूसरी बात तो यह थी कि दोस्तों, जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान में जाने पर उनकी राज़ी हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। खान अब्दुल गफ्फार थे दोस्तों, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे दोस्तों। उनकी प्रसिद्ध सीमांत गांधी के रूप में थी और द राष्ट्र सिद्धांत के एकदम बिल्कुल वो खिलाफ थे। सहयोग से उनकी आवाज़ की अनदेखी की गई थी और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? तीसरी समस्या थी दोस्तों, जो और भी कठिनाइयों की समस्या थी, वो क्या थी? ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से थे जहाँ पर बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर होगा, और इसमें ज़िले अथवा उससे निचले स्तर के प्रशासनिक इलाके को आधार माना जाएगा। 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि तक यह फैसला नहीं हो पाया था दोस्तों, और इसका मतलब यह हुआ कि आज़ादी के दिन तक अनेक लोगों को यह पता नहीं था कि भारत में है या हम पाकिस्तान में हैं। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ था। जो दोस्तों पंजाब और बंगाल था, इसमें बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना किया गया था, क्योंकि यहाँ पर जो मुसलमानों की संख्या थी वो काफ़ी बड़ी मात्रा में थी। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है दोस्तों, चौथी और विभाजन की सबसे अबूझ कठिनाई अल्पसंख्यकों की थी। दोस्तों, विभाजन के समय में जो और भी सबसे बड़ी कठिनाइयाँ थी वो थी अल्पसंख्यकों की। सीमा के दोनों तरफ थे जो दोस्तों वो अल्पसंख्यक थे। अल्पसंख्यक कौन होते हैं दोस्तों? जहाँ पर जिन धार्मिक लोगों की, यानी जिन लोगों की संख्या कम होती है, जैसे मान लो हिंदू है, हिंदुओं की संख्या कम होगी तो उनको हम बोलेंगे अल्पसंख्यक, या मुसलमान वहाँ पर कम रहते हैं कोई भी स्थान पर तो उनको बोलेंगे अल्पसंख्यक। जो इलाके अब पाकिस्तान में हैं वहाँ लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में भी लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आबादी थी। जो दिल्ली है दोस्तों और उसके आसपास के जो इलाके हैं, आज भी इनमें मुसलमानों की काफ़ी बड़ी संख्या थे, और ये सब लोग एक तरह से सांसते थे, और इन इलाकों ने पाया कि हम तो अपने ही घर में विदेशी बन गए हैं।
इन लोगों को ऐसा महसूस हुआ था दोस्तों कि मानो वो अपने ही घर में विदेशी बन गए हों। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है दोस्तों, जिस ज़मीन पर वह और उनके पुरखे सदियों से आबाद रहे थे, जिस ज़मीन पर दोस्तों उनके बुजुर्ग और उनके दादा परदादा शुरू से सदियों से आबाद रहे, उसी ज़मीन पर वे विदेशी बनकर गए थे। जैसे ही यह बात साफ हुई कि देश का बंटवारा होने वाला है, वैसे ही दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगा था। जैसे ही दोस्तों ये बात आज सामने आई लोगों के बीच में कि देश का बंटवारा हो गया है, वैसे ही अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे थे। कोई भी इस बात का अनुमान नहीं लगा सका था कि यह समस्या विकट रूप धारण करने जा रही है। किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि दोस्तों जो ये समस्या है ये इतनी विकट हो सकती है, और इस कठिनाई से उभरने के लिए किसी के पास कोई योजना भी नहीं थी। यानी इस कठिनाई से इसका कोई समाधान करने का भी उपाय किसी के पास में नहीं था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट है क्या है वो देखते हैं। शुरू में लोग बाघ और नेता यही मानकर चल रहे थे कि हिंसा की घटनाएं हैं जो वो अस्थायी हैं, कि जो ये घटनाएं हैं ये अस्थायी है, ये ख़त्म हो जाएंगी जल्दी ही, और जल्दी ही इनको काबू कर लिया जाएगा, जल्दी यानी इन पर काबू कर लिया जाएगा। लेकिन बड़ी जल्दी हिंसा नियंत्रण से बाहर हो गई थी। दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों के पास एकमात्र रास्ता यही बचा था कि वे अपने अपने घरों को छोड़ दें। अब दोस्तों दोनों तरफ जो अल्पसंख्यक थे उनके पास एकमात्र यही तरीका था कि वो अपने अपने घरों को छोड़ दे, कहीं और दूसरी जगह पर जाकर शिफ्ट कर ले। कई बार तो उन्हें ऐसा चंद घंटों की मोहलत के भीतर ही करना पड़ा था। कुछ समय तो ऐसा हुआ था कि दोस्तों उन्हें चंद घंटों का ही वक्त मिला था। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है दोस्तों विभाजन के परिणाम। अब दोस्तों आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विभाजन के परिणाम क्या क्या रहे होंगे। चलिए इसको भी विस्तार से हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या है दोस्तों, सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई थी। दोस्तों बात क्या है कि एक जगह की आबादी थी वो दूसरी जगह पर जाने को काफ़ी हद तक मजबूर हो गई थी, और आबादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक अनियोजित त्रासदी से भरा हुआ था। मानव इतिहास के अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरों में से यह एक था। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा था। दोस्तों धर्म के ऊपर इतना प्रभाव पड़ा था कि लोग थे वो एक दूसरे जाति पर हमले करने लग गए थे, और लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहर तो सांप्रदायिक अखाड़े में ही तब्दील हो गए थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, दोनों ही तरफ के अल्पसंख्यक अपने घरों से भाग खड़े हुए थे। जो दोस्तों दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों के लोग थे तो वो अपने घरों से भाग खड़े हुए थे, और अक्सर अस्थायी तौर पर उन्हें शरणार्थी शिविरों में पनाही लेनी पड़ी थी। स्थानीय प्रशासन अब इन लोगों के साथ रुखाई का बर्ताव कर रहा था। यानी सीमा के दोनों ओर हजारों की तादाद में औरतों को अगवा कर दिया गया था। दोस्तों औरतों को यानी बंदी बना लिया गया था सीमा के दोनों तरफ। उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी, और अगवा करने वालों का धर्म भी अपनाना पड़ा था। कई मामलों में तो यह हुआ था कि खुद परिवार के लोगों ने अपने कुल की इज्जत बचाने के नाम पर घर की बहू बेटियों को ही मार डाला था। अब दोस्तों आप सोच सकते हैं कि उस समय की समस्या थी जो वो कितनी कठिनाइयों की समस्या रही होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, पाकिस्तान और भारत के लेखक, कवि तथा फिल्म निर्माताओं ने अपने अपने उपन्यास, लघु कथा, कविता और फिल्मों में इस मार काट की नरसंहिता का जिक्र किया था। दोस्तों जो ये लेखक थे और कवि थे और फिल्मों में इस जो आज़ादी की बात को दर्शाया जाता था, विस्थापन और हिंसा से पैदा दुखों की अभिव्यक्ति थी। विभाजन में दोस्तों वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के वाद्य यंत्रों तक का बंटवारा हुआ था। विभाजन में तो दोस्तों टेबलों, कुर्सियों और टाइपराइटरों, पुलिस के वाद्य यंत्रों का भी बंटवारा हो गया था। सरकारी और रेलवे के कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ था उस समय। विभाजन के कारण 80 लाख लोग अपने घर बार छोड़कर सीमा पर जाना पड़ा था। दोस्तों विभाजन के कारण 80 लाख लोगों ने तो अपना घर छोड़कर ही सीमा पर जाने के लिए वो मजबूर हो गए थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, आज़ादी के जश्न में गांधी जी ने हिस्सा क्यों नहीं लिया था। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। यहाँ से महात्मा गांधी देश में हो रही हिंसा से काफ़ी वो दुखी थे।
दोस्तों गांधी जी थे जो वो इस हिंसा से काफ़ी दुखी थे। वो इन दिनों कलकत्ता में गए हुए थे, हिंसा रोकने की अपील की थी, फिर भी गांधी जी दिल्ली आए थे। फिर गांधी जी इसके बाद में जब हिंसा रोकने की अपील की थी तो वो कलकत्ता से वापस दिल्ली आ गए थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, 1948 में उपवास रखा कि उनके उपवास में हिंसा और तनाव कम हुआ था। गांधी जी के उपवास में दोस्तों हिंसा और तनाव की स्थिति कम हो गई थी। 30 जनवरी 1948 का समय था, तब नाथूराम विनायक गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या ही कर डाली। और यह आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि पटेल तथा राष्ट्रीय एकता, यानी पटेल का राष्ट्रीय एकता में क्या योगदान है। हो सकता है आपके बुक में ना हो दोस्तों, लेकिन एनसीईआरटी में है। यहाँ से मैं आपके लिए यहाँ पर डीपली में विस्तार से समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता तो इसको स्किप भी कर सकता था दोस्तों, लेकिन नहीं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1918 के खेड़ा सत्याग्रह तथा 1928 के बारदौली सत्याग्रह के बाद में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में उभरे थे वो। और स्वतंत्रता के समय रजवाड़ों का एकीकरण की समस्या राष्ट्रीय एकता व भारत की अखंडता के लिए एक बड़ी चुनौती थी। यानी दोस्तों स्वतंत्रता के समय में रजवाड़ों का एक साथ में लाना और राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करना लोगों के लिए एक ये अपने आप में बड़ी समस्या थी। ऐसे कठिन समय में सरदार पटेल ने सभी 565 देसी रियासतों के एकीकरण के साहसी कार्य का उत्तरदायित्व भी किया था। सभी देसी रियासतों के स्वतंत्र भारत में विलय को लेकर भारत में लौह पुरुष के नाम से विख्यात सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। वे भारत की क्षेत्रीय अखंडता को लेकर कोई समझौता नहीं चाहते थे और उनके राजनीतिक अनुभव, कूटनीतिक कौशल तथा दूरदर्शिता के कारण 565 रियासतों में से भारत की स्वतंत्र प्राप्ति से पहले ही भारत में विलय के लिए अपनी सहमति दे चुकी थी। दोस्तों कौन है दोस्तों लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपसे 1 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सरदार पटेल को एकीकरण में मुख्यतः 3 राज्यों में कौन कौन से वो 3 राज्य हैदराबाद है दोस्तों, जूनागढ़ है तथा कश्मीर द्वारा चुनौतियों का काफ़ी सामना करना पड़ा था। और उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय सेनाओं ने हैदराबाद तथा जूनागढ़ को भारत में विलय के लिए भी बाध्य किया था। दोस्तों जो भारतीय सेना है उसने काफ़ी प्रयास किया कि हैदराबाद जूनागढ़ को भारत में विलय करने के लिए। पाकिस्तान की मंशा थी कि जो कि जिन्ना के विभाजनकारी द्विराष्ट्र सिद्धांत पर आधारित थी, से भली प्रांति परिचित होने के कारण सरदार पटेल की कश्मीर पर राय अन्य नेताओं से भिन्न थी। हैदराबाद की भांति में कश्मीर को भी सैन्य अभियान के द्वारा ही भारत में मिलाना चाहते थे, परंतु कुछ महत्वपूर्ण नेताओं के अदूरदर्शी राजनीतिक निर्णयों के कारण सरदार पटेल कश्मीर के भारत में पूरी तरह से विलय करने में भी सफल नहीं हो पाए थे। और यद्यपि सरदार पटेल सदैव एक ऐसे अद्भुत नेता के रूप में उभरे जाते रहे जो राष्ट्र में दोस्तों जो स्वयं में राष्ट्रवादी, परिवर्तक तथा यथार्थवाद के सम्मिश्रण थे, जिन्हें भारतीय राजनीतिक इतिहास में NCR नेशनल कैटालिस्ट और रियलिस्ट के रूप में जाना जाता है। दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, रजवाड़ों से क्या अभिप्राय है? ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में हर बार पूछ ही लिया जाता है कि रजवाड़ों से क्या अभिप्राय है। चलिए इसको भी विस्तार से हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या है दोस्तों, इस मैप के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो ब्रिटिश इंडिया थी दोस्तों, ये 2 भागों में थी। मुख्य रूप से अंग्रेज़ों के प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत और एक थी दोस्तों देसी रजवाड़े। ये क्या थी? अंग्रेज़ों के प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे तो दोस्तों वो अंग्रेज़ों का सीधा नियंत्रण था इनसे दोस्तों, और राजाओं द्वारा शासन, लेकिन राजा ब्रिटिश सत्ता के अधीन थे। इनका जो संबंध था वो देसी रजवाड़ों से था। अब दोस्तों ब्रिटिश इंडिया 2 हिस्सों में बटा हुआ था। कौन कौन से हिस्से थे जो ब्रिटिश इंडिया 2 हिस्सों में बटे हुए थे? एक हिस्से में तो थे दोस्तों ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे तथा दूसरे हिस्से में थे देसी रजवाड़े। और ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था। दूसरी तरफ छोटे बड़े आकार के कुछ और राज्य थे, इन्हें रजवाड़ा कहा जाता था। दूसरी तरफ थे दोस्तों वो छोटे बड़े आकार के कुछ राज्य थे जिन्हें हम रजवाड़ा कहते थे। रजवाड़ों पर राजाओं का शासन होता था दोस्तों, और
राजाओं ने ब्रिटिश राज्य की अधीनता या कह कि सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रखी थी और इसके अंतर्गत वह अपने राज्य के घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। नेक्स्ट है दोस्तों रजवाड़ों की समस्या। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों रजवाड़ों की समस्या। हमने पहले भी आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं। आज़ादी के तुरंत पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा कर दी थी कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से आज़ाद हो जाएंगे। इसका मतलब यह था कि सभी रजवाड़े हैं जो रजवाड़ों की संख्या 565 थी, ब्रिटिश राज्य की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पर आज़ाद हो जाएंगे जो देसी रजवाड़े हैं दोस्तों। और अंग्रेजी राज्य का नज़रिया यह था कि रजवाड़े अपनी मर्ज़ी से चाहे तो भारत में रह सकते हैं या पाकिस्तान में शामिल हो जाए या फिर वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाए रख सकते हैं। उनको दोस्तों पूर्ण रूप से स्वतंत्रता थी कि वो चाहे तो पाकिस्तान में रह सकते हैं या वो भारत में ही रह सकते हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट है भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र हैसियत बनाए रखने का फैसला रजवाड़ों की प्रजा को नहीं करना था, लेकिन यह फैसला लेने का अधिकार राजाओं के द्वारा ही दिया गया था दोस्तों। ये जो फैसला था कि चाहे वो पाकिस्तान में रहे चाहे वो भारत में रहे, ये जो फैसला था दोस्तों ये राजाओं के द्वारा ही दिया गया था। और यह अपने आप में बड़ी गंभीर समस्या थी कि इससे अखंड भारत के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है। सबसे पहले तो त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आज़ादी रखने की ही घोषणा की थी। अगले दिन हैदराबाद के निज़ाम ने ऐसी ही घोषणा की कि भोपाल के नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे दोस्तों। नेक्स्ट इसका पॉइंट है वो क्या है दोस्तों कि रजवाड़ों के शासकों के रवैये से यह बात साफ हो गई थी कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान कई छोटे छोटे देशों की शक्ल में बढ़ जाने वाला है। रजवाड़ों के शासकों के रवैये से तो दोस्तों ये बात साफ हो गई थी कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान है जो वो कई छोटे छोटे देशों की शक्ल में ही बढ़ जाएगा, लेकिन छोटे बड़े विभिन्न आकार के देशों में बढ़ जाने की संभावना के विरुद्ध अंतरिम सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया था और मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के इस कदम का काफ़ी विरोध किया था दोस्तों। लीग का मानना था कि रजवाड़ों को अपनी मनमर्जी का रास्ता चुनने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। रजवाड़ों के शासकों ने को मानने समझाने में सरदार पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी दोस्तों, और अधिकतर रजवाड़ों को तो उन्होंने अपने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए ही राजी कर लिया था। अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंजेशन कहा जाता है। इस पर हस्ताक्षर का अर्थ था कि रजवाड़े भारतीय संघ का अंग बनने के लिए सहमत हैं। जो ये हस्ताक्षर था दोस्तों इसका अर्थ है कि रजवाड़े हैं जो भारतीय संघ का एक अंग बनने के लिए वो बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत हैं। जूनागढ़ है, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर की रियासतों का विलय बाकियों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ था। बाकी रियासतों की तुलना में दोस्तों हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर और मणिपुर काफ़ी कठिन साबित हुआ था। और नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है दोस्तों हैदराबाद की रियासत का विलय। अब इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये कि हैदराबाद की जो रियासत थी वो भारत में किस प्रकार विलय हुई थी और क्या क्या कठिनाइयों का हमने सामना किया था। चलिए इसको भी हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी रियासत थी अपने आप में, और ये रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाकों से घिरी हुई थी। पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में और बाकी हिस्से आंध्र प्रदेश में भी हैं। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था और वे दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार किया जाता था। जो ये हैदराबाद के शासक था दोस्तों निज़ाम, ये दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में इनकी गिनती होती थी। इनके पास बहुत दौलत थी, अपने आप में कह सकते हैं कि दुनिया के अमीर लोगों में इनकी काउंटिंग होती थी। निज़ाम चाहता था कि हैदराबाद की रियासत आज़ाद रियासत रहे। निज़ाम जो दोस्तों जो राजा था वो चाहता था कि हैदराबाद ना तो भारत में शामिल हो और ना ही वो पाकिस्तान में शामिल हो, बल्कि वो एक आज़ाद रियासत चाहते थे। और इसी बीच भारत सरकार से हैदराबाद के निज़ाम की बातचीत जारी रही थी। इसी दौरान हैदराबाद की रियासत के लोगों के बीच में निज़ाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ लिया था। इसी दौरान दोस्तों एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने निज़ाम के खिलाफ में एक आंदोलन शुरू कर दिया था और तेलंगाना इलाके के किसान निज़ाम के दमनकारी शासन से ख़ास तौर पर दुखी थे।
तेलंगाना के तो जो दोस्तों किसान थे वो इसके से काफ़ी दुखी थे, वे निज़ाम के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। वो उन्होंने भी दोस्तों इसके खिलाफ काफ़ी आंदोलन किए थे। महिलाएं थी जो निज़ाम के शासन में सबसे ज़्यादा जुल्म का शिकार हुई थी। निज़ाम के शासन में तो दोस्तों जो महिलाएं थी वो सबसे ज़्यादा शिकार हुई हैं। महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस आंदोलन से आ जुड़ी थी। आंदोलन को देख निज़ाम ने लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल रवाना किया था दोस्तों। और आंदोलन को देखकर निज़ाम ने लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल रवाना किया था। जो आंदोलनकारी लोग थे दोस्तों, निज़ाम ने यह फैसला किया था कि इन लोगों के खिलाफ उन्होंने फैसला लेना शुरू कर दिया था, बल्कि फोर्स को इनके खिलाफ कर दिया था। और इसे रजाकार बाद में कहा जाने लगा था। रजाकार अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी लोग थे। रजाकारों ने गैर मुसलमानों को खास तौर पर अपना निशाना बनाया था। कह सकते हैं दोस्तों जो रजाकार थे, यानी निज़ाम ने रजाकारों को छोड़ा था और इन्होंने गैर मुसलमानों को खास तौर पर अपना निशाना माना था। रजाकारों ने काफ़ी लूटमाट मचाई थी दोस्तों, देश में हत्या की थी, बलात्कार पर वो पूरी रूप से उतारू हो गए थे। 1948 के सितंबर में भारतीय सेना निज़ाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुंची थी। दोस्तों एक तरफ थी निज़ाम की सेना और एक तरफ थी भारतीय सेना। भारतीय सेना ने तो दोस्तों हैदराबाद के निज़ाम की सेना थी उन पर पूरी तरीके से तब तक काबू पा लिया था और वो वहाँ पर पहुँच गई थी। कुछ रोज तक रुक रुक कर लड़ाई चली और इसके बाद निज़ाम ने आत्मसमर्पण कर लिया था। और निज़ाम के आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद के भारत में विलय हो गया था। जैसे ही दोस्तों निज़ाम ने आत्मसमर्पण कर लिया था, वैसे ही भारत में भी हैदराबाद की रियासत का विलय हो गया था। आज़ादी के चंद रोज़ पहले मणिपुर के महाराजा बोध चंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर किए थे। आज़ादी के कुछ ही दिन पहले दोस्तों मणिपुर के जो राजा थे उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे कि हमको भी भारत में ही शामिल होना है। इसकी एवज में उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी। और उसको यह आश्वासन दिया गया था कि जो दोस्तों मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता है वो इसी तरह बरकरार रहेगी। और जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 के जून में चुनाव करवाया और इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ था। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत का अपनाकर चुनाव हुए थे। मणिपुर की विधानसभा में भारत में विलय के सवाल पर गहरे मतभेद थे दोस्तों। अब ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ी समस्या है। मणिपुर की जो कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासत को भारत में मिला दिया जाए, जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ थी। जो दूसरी पार्टियां थी तो वो चाहती थी कि वो ऐसा ना करें। मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बगैर भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला कि भारतीय संघ में शामिल होने के हस्ताक्षर पर वो अपना साइन कर दें और भारत सरकार को इसमें सफलता भी मिल गई थी। मणिपुर में इस कदम को लेकर लोगों में काफ़ी गुस्सा और नाराज़गी के भाव भी पैदा हुए थे दोस्तों। इसका असर आज तक देखा जा सकता है। इस गुस्से का तो अवसर दोस्तों आज भी देखा जा सकता है। अब है दोस्तों राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार हुआ, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन भी है। अब की बार भी उम्मीद है दोस्तों आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। क्या है दोस्तों, ये औपनिवेशिक शासन के समय में प्रांतों की जो सीमाएं थी वो प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय की गई थी और ब्रिटिश सरकार ने जितने क्षेत्र को जीत लिया उतना क्षेत्र एक अलग प्रांत मान लिया जाता था। यह प्रांतों की सीमा इस बात से भी तय होती थी कि किसी रजवाड़े के अंतर्गत कितना इलाका शामिल है। जो दोस्तों प्रांत होते थे वो किसी रजवाड़े के अंतर्गत कितना इलाका है इस बात पर भी वो निर्भर करती है। और हमारी राष्ट्रीय सरकार ने ऐसे सीमांकन को बनावटी मानकर खारिज भी कर दिया था। उसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वादा किया था। सन 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, नागपुर अधिवेशन कब हुआ, सन 1920 में। दरअसल इसके बाद से ही इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन है जो भाषा के आधार पर ही होगा। कोई भी राज्य है दोस्तों उसका जो गठन है वो भाषा के आधार पर ही होगा। ये तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान ही लिया था।
लेकिन आज़ादी और बंटवारे के बाद स्थितियां बदली। हमारे नेताओं को चिंता हुई कि दोस्तों कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो इससे जो अव्यवस्था फैल सकती है, यानी जो व्यवस्था है वो अव्यवस्था बन सकती है दोस्तों। कहीं ऐसा ना हो कि ये संप्रदाय की बात बन जाए। तो इस वजह से नेताओं को भी काफ़ी डर सता रहा था तथा देश के टूटने का खतरा भी पैदा हो सकता है। इसके आधार पर दोस्तों केंद्रीय नेतृत्व ने इस मसले को स्थगित करने का फैसला किया था। केंद्र सरकार ने तो दोस्तों इस फैसले को तब तक रोक दिया था और इसको स्थगित कर दिया ताकि ऐसी जो देश को टूटने का खतरा ना बन सके। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले को स्थानीय नेता और लोगों ने चुनौती दी थी। पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विरोध भड़क उठा। पुराने मद्रास प्रांत में आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। इसके कुछ हिस्से मौजूदा केरल एवं कर्नाटका में भी हैं। विशाल आंध्र प्रदेश और आंदोलन आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था। उन्होंने मांग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। दोस्तों वहाँ के भी लोगों ने अपनी भाषा के आधार पर एक आंदोलन चलाया कि हमें भी अपनी भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य चाहिए। तेलुगु भाषी क्षेत्र के लगभग सारी राजनीतिक शक्तियाँ मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थी। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है दोस्तों केंद्र सरकार हाँ ना की दुविधा में थी। अब दोस्तों केंद्र सरकार इस बात की बड़ी समस्या थी कि वो हाँ का जवाब दे या ना का जवाब दे, ये बड़ी समस्या थी। कांग्रेस के नेता और दिग्गज गांधीवादी पोटी श्रीरामुलु और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए थे दोस्तों। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। इससे बड़ी अव्यवस्था फैली दोस्तों। जब ये हड़ताल हुई तो इससे काफ़ी बड़ी जो अव्यवस्था है वो फैली और आंध्र प्रदेश में जगह जगह हिंसक घटनाएं होने लगी थी। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल आए थे आंदोलन करने के लिए। मद्रास में अनेक विधायकों ने विरोध जताते हुए अपनी सीट से इस्तीफा ही दे दिया था। दोस्तों मद्रास के जो नेता थे उन्होंने तो इतना क्रोध था उनके दिल में कि उन्होंने अपनी सीट से ही इस्तीफा दे दिया था। आखिरकार 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी थी। दोस्तों सरकार ने भी लोगों के आंदोलनों को देखते हुए और ये घोषणा कर दी थी कि आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसको अलग बनाने की उसने एक आधिकारिक घोषणा कर दी थी। केंद्र सरकार ने 1953 में एक आयोग बनाया था जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। अब ये दोस्तों क्वेश्चन आपके 1 नंबर में काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है यहाँ से कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। इस आयोग का जो काम था राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना था दोस्तों, कि राज्यों की जो सीमाएं हैं उन पर गौर करना था। और इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर ही होना चाहिए। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ था और इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश भी बनाए गए थे। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। और आप ये चैप्टर हमारा यहाँ से पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। जो भी आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे उन सभी को हमने यहाँ पर डिस्कस भी किया है। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। हो सके इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।